नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौधरी इजी एग्जाम ट्रिक में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। मैंने भारत के ज्योग्राफी की एक सीरीज प्रारंभ कर रखी है। डेली शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। कल मंगलवार को मैं शाम को अपलोड नहीं कर पाया, कोई तकनीकी खराबी के कारण, तो आज शाम को 6 बजे आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने भी नहीं देखे हैं पीछे के, मैंने 5 वीडियो लगा दिए हैं। 4 तो उससे टॉपिक से थ्योरी संबंधित है और एक प्रश्नोत्तरी लगाई है, 5वां भाग, वो आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करने के बाद में उसके अंदर आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत की यदि बात करें तो लगभग 10.7% भाग पर 10.7% भाग पर ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। कितने भाग पर हैं? 10.7 पर ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। उसके बाद में बात करें आगे तो लगभग 18.5% भाग पर 18.5% भाग पर ये जो ऊंची श्रेणियाँ हैं इनकी ऊंचाई लगभग 2100 मीटर से अधिक है। 2100 मीटर से अधिक है, ठीक है। 18% की बात करें तो ये ऊंची पहाड़ियाँ हैं, आपको पहाड़ियाँ बोलते हैं इनको, ठीक है, पहाड़ियाँ। इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 300 से 2100 मीटर लगभग ऊंची होती हैं। कितनी होती हैं? 300 से 2100 मीटर ऊंची होती हैं। ये हैं पहाड़ियाँ। उसके बाद में बात करें तो 27.7% लगभग भाग पर 27.7% भाग पर आपको मिल जाएंगे पठारी प्रदेश, पठार मिल जाएगा, ठीक है। और शेष जो 43% भाग है उस पर आपको मैदान मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मैदान, ठीक है। तो भारत के यदि कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 10.7%, कितना है? 10.7% भाग पर आपको 10 ऊंची पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी जिनकी ऊंचाई लगभग होगी 2100 मीटर से अधिक, ठीक है। उसके बाद में 18.5% भाग पर आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी जिनकी ऊंचाई है 300 से 2100 मीटर के मध्य में, ठीक है। उसके बाद में 27.7% ऐसा भाग है जहाँ पे पठार मिलेंगे। पॉइंट वाला कुछ खास मैटर नहीं है। यदि ये 10.7 की जगह आपको 11 भी मिल जाएगा, ये 19 भी मिल सकता है या 18 भी मिल सकता है, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान देना है, जैसे 28 भी मिल सकता है या 27 भी मिल सकता है, तो इन पे कोई खास बात नहीं है। 43% भाग जो बच गया शेष, उस पर क्या है? मैदानी भाग है, ठीक है। अब भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें तो भारत के भौतिक प्रदेशों को वैसे तो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला बात करें तो पहला है ये हिमालय पर्वत मान लो या पर्वतीय प्रदेश मान लो, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी बोल सकते हैं। दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरे की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और चौथे की बात करें तो चौथा है तटीय मैदान, तटीय मैदान व द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। ये 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, तो ये पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान व द्वीप समूह को एक ही माना जाता है। अब इसकी बात करें तो देखो कौन से क्षेत्र में ये स्थित है, थोड़ा सा मैप में बता देता हूँ, फिर हम पहला हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले की बात करें तो मैंने अभी बताया है, सबसे पहला पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये इस भाग में ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। ये हिमालय पर्वत है। कौन सा है? हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत है, इस भाग में फैला हुआ है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे की बात करें तो उत्तरी मैदानी भाग, तो उत्तरी मैदानी भाग इसके इस क्षेत्र में, ये जो है इसके पास पास में पूरा ये जो क्षेत्र है इसको उत्तरी मैदानी भाग बोलते हैं, ठीक है। इधर तो सिंधु गंगा का मैदान हो जाएगा, ये गंगा का मैदान, और ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ये भाग हो गया गंगा का, यानी उत्तरी मैदानी भाग हो जाएगा।
तीसरा बात करें पठारी भाग की, प्रायद्वीपीय भाग की, तो प्रायद्वीपीय भाग ऐसे त्रिभुजाकार, लगभग ऐसे त्रिभुजाकार आकृति में ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, ऐसे त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, ये तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार। और चौथे की बात करें तो चौथा जो भाग है वो ये जो तटीय प्रदेश है, तटीय मैदान बोल दो, ठीक है, ये और दो अपने ये द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया चौथा भाग। कौन सा हो गया? चौथा भाग। तो चारों भाग ऐसे स्थित है। अब आज हम पढ़ेंगे जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसके भाग पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी का भी अलग अलग विभाजन दे रखा है, एक तो भौतिक विभाजन दे रखा है, एक प्रादेशिक विभाजन दे रखा है। ठीक है, एक तो भौतिक विभाजन है और एक प्रादेशिक विभाजन है। तो बात इसका भौतिक विभाजन पढ़ेंगे हम, हिमालय का भौतिक विभाजन, हिमालय का भौतिक विभाजन आज हमें करेंगे। ठीक है, तो भौतिक विभाजन की बात करें तो सबसे पहले हिमालय की बात करें। भौतिक विभाजन का मतलब अभी पढ़ेंगे इसको चार भागों में, श्रेणियों के हिसाब से बांटा गया है चार भागों में। ठीक है, तो हिमालय पर्वत की सबसे पहले हम बात करें तो ये सेनोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। सेनोजोइक महाकल्प, सेनोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, महाकल्प पूछ लिया जाता है तो सेनोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। अब इसकी बात करें तो ये यहाँ भारत के उत्तर में है। ठीक है, उत्तरी भाग में। तो यदि मैं थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, यहाँ से शुरू होती है ये श्रेणी और ये ऐसे ऐसे आती है। ठीक है, और इधर भी ये पाकिस्तान के अंदर है, ऊपर ये पामीर के पठार इधर हो जाती है। ठीक, तो भारत की बात करें तो भारत में लगभग ये 2500 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 2500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, लगभग 22 देशांतरों के मध्य ये विस्तार है इसका। कितने? 22 देशांतरों के मध्य विस्तार है इसका। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितने देशांतर हैं? 22 देशांतरों के मध्य इसकी विस्तार है और लगभग लंबाई है 2500 मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? लगभग 5 लाख वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे इसकी बात करें तो ये विश्व की पूर्व से पश्चिम सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पूर्व से पश्चिम सबसे लंबी श्रृंखला है, सबसे लंबी श्रृंखला। ठीक है, पूर्व से पश्चिम सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, और वैसे ऊंचाई के हिसाब से बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ऊंचाई के हिसाब से बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला यानी सबसे ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रृंखला में, हिमालय पर्वत में पाई जाती हैं। ठीक है, लंबाई के हिसाब से ये तीसरा नंबर आता है इसमें। लंबाई के हिसाब से हिमालय पर्वत का कौन सा नंबर आता है? तीसरा नंबर आता है। 2 और इससे लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आगे इसकी बात करें तो इसके आकार अलग अलग मिल जाएगा आपको। एक बार तो क्वेश्चन आया हुआ तलवार के आकार का, तलवार के आकार का भी मिलता है या धनुषाकार आकृति में मिल जाता है। धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है। ठीक है, धनुष की आकृति में ऐसे फैला हुआ है या तलवार की आकृति भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये 6 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है? 6 देशों में फैला हुआ है। 6 देशों की बात करें तो कौन से आ जाएंगे? इधर से देख लो, सबसे पहले यहाँ म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार। ठीक है, उसके बाद में ये भूटान है, यहाँ पे भूटान, ऊपर चीन, ये नेपाल। ठीक है, और ये इधर है पाकिस्तान और ये भारत। तो 6 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है? 6 देशों में फैला हुआ है। यदि इधर बात करें ये पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इसके और क्या क्या नाम है? हिंदुकुश के नाम से जाना जाता है एक श्रेणी, तो हिंदुकुश, सुलेमान और किरथर। ये जो इधर है इनको
हिंदू कुश पाकिस्तान में, सुलेमान और कीथर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये जो म्यांमार के अंदर है इसको अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह म्यांमार के अंदर। ठीक है, ये तो थी बातें। अब इसका अलग अलग विभाजन देखो, कितने भागों में विभाजित किया जाता है। इसको वापस से हिमालय पर्वत को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अब इसकी बात करें आगे, तो 4 भागों के अलावा इसमें जो इसका ढाल की बात करें ना, तो तिब्बत की तरफ इसका ढाल, तिब्बत की तरफ इसका ढाल नतोदर है, यानी अवतल ढाल बोल सकते हैं, अवतल। ठीक है, अवतल यानी अवतल कोण ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, अवतल। और भारत की बात करें, भारत में तो उत्तल या उनतोदर, उनतोदर भी बोल सकते हैं, उनतोदर। ठीक है, भारत में इसका ढाल कैसा है? ढाल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ढाल की बात हो रही है। भारत में इसका ढाल है उत्तल या उनतोदर, और तिब्बत के अंदर है नतोदर या अवतल। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें इसका बहुत 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसको कितने भागों में? 4 भागों में। पहले की बात करें तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरे की बात करें तो महान हिमालय। तीसरा मध्य हिमालय, और चौथा बाह्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय भी बोलते हैं, उप हिमालय। ठीक है, तो ये भौतिक विभाजन है इनका, हिमालय का भौतिक विभाजन ट्रांस हिमालय के रूप में महान हिमालय, मध्य और बाह्य हिमालय। तो सबसे पहले बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय ये इधर वाला है, ये इधर वाला है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये ऊपर जो है ये कौन सा भाग है? ये ट्रांस हिमालय का है। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय में बात करें तो इसमें भी 4 श्रेणियां हैं अलग अलग। कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैलाश श्रेणी है वो तिब्बत में है, कैलाश श्रेणी कहाँ है? तिब्बत में है। बाकी ये तीनों अपने भारत में भी हैं। तो काराकोरम श्रेणी है सबसे उत्तरी उत्तर में है काराकोरम। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये मैंने क्रम से लिखे हैं। सबसे उत्तर में है काराकोरम, उसके दक्षिण में लद्दाख, उसके दक्षिण में जास्कर, और उसके अंत में है कैलाश। इधर तो ये कैलाश आगे बढ़कर तिब्बत में आ जाती है, और ये काराकोरम आगे बढ़कर मैंने हिंदुकुश, कीर्थर और सुलेमान वो बताया ना पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, यहीं से सिंधु नदी गुजरती है। ये जो दूसरी श्रेणी है जो लद्दाख वाली, ये लद्दाख वाली और जास्कर, इनके मध्य से यहाँ से गुजरती है सिंधु नदी। कौन सी नदी गुजरती है? सिंधु नदी गुजरती है। ठीक है, और सिंधु की सहायक जो नदी है शोक नदी, वो इधर से गुजरती है ऊपर से। ठीक है, तो लद्दाख जो श्रेणी है वो इन दोनों को 2 भागों में विभाजित करती है। एक तरफ तो सिंधु नदी बहेगी और एक तरफ बहेगी शोक नदी। ठीक है, ये सबसे पहले का निर्माण हुआ था ट्रांस हिमालय का ना। इन 4 श्रेणियों में सबसे पहले ट्रांस हिमालय का ही निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? ट्रांस हिमालय का सबसे पहले निर्माण हुआ था। उसके बाद में महान हिमालय का, मध्य हिमालय का और अर्ध हिमालय का। और ऐसे बोलते हैं कि वर्तमान में भी चल रहा है, मतलब निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि ये इससे पता चलता है कि अभी भी इसमें भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी भी ये है ना विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की सबसे नवीन और मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं बोलते हैं पूरे इसको, हिमालय पर्वत को। ठीक है, तो ये उस सबसे ऊपर यदि इसमें पूछ लिया जाए ना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी में है, तो काराकोरम में स्थित है। K2 जो है, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, 8,611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है K2 गॉडविन ऑस्टिन। वो काराकोरम इसमें श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी के बाद में
यदि लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में है राकापोसी के नाम से है, राकापोसी सबसे ऊंची चोटी। लद्दाख की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, तीव्र ढाल वाली चोटी है, यानी इसका ढाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, काराकोरम लद्दाख की बात करें, जास्कर। ठीक है, अब दर्रों की बात करें तो दर्रों की मैंने अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे दर्रे मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। तो ये क्रम पूछ लिया जाता है, आप इसमें ये याद रखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, उसके बाद में ये दूसरी बात करें तो महान हिमालय। तो महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय मैं आपको बता दूं यहाँ से शुरू होता है, ये सिंधु नदी का गोर्ज बोलते हैं जिसको। ठीक है, और इधर ब्रह्मपुत्र तक है ये अपने। ठीक है, इधर की बात करें तो ये नंगा पर्वत से लेकर और इधर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ तक है, नामचा बरुआ तक। ठीक, नामचा बरुआ तक है, यानी नंगा पर्वत से लेकर ये सिंधु नदी का मोड़ बोलते हैं इसको, सिंधु नदी का मोड़, और ये बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़। ठीक है, इसको ब्रह्मपुत्र गोर्ज भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं सिंधु नदी का गोर्ज। ठीक है, तो ये इतनी में फैली हुई है, लगभग ये है, इसकी लंबाई दे रखी है 2400 किलोमीटर। लगभग कितनी लंबाई दे रखी है इसकी? 2400 किलोमीटर दे रखी है। इसके आंतरिक भाग की बात करें तो इसमें ग्रेनाइट, नीस, ये चट्टानें, शिस्ट और ये चट्टानें पाई जाती हैं। और बाहरी भाग में है ना, पास साइड वाले भागों में इसमें आपको अवसादी और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, महान हिमालय की बात करें तो इसको भी फिर आगे ये यहाँ से यहाँ तक एक लगातार पूरी श्रेणी है ये, यानी सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक एक पूरी लंबी श्रेणी है। ठीक है, इसी के अंदर ये नेपाल में इसकी लंबाई ज़्यादा है, सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है? नेपाल में है सर्वाधिक इसकी लंबाई। ठीक है, और इसी में विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियां हैं, वो इसी में स्थित हैं, विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियां। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग औसत की बात करें ना तो इसकी ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर है। लगभग कितनी है? 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है महान हिमालय की सब। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 8848 मीटर। ठीक, उसके बाद में है दूसरे नंबर की है कंचनजंगा, कंचनजंगा जो अपने सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8597 मीटर। ठीक है, उसके बाद में आती है मकालू। ठीक, अब ये चोटियां मैंने बना रखा हुआ, आप उसमें आपको दिखा दूंगा अलग से, अलग अलग इसकी ऊंचाई दे रखी है और इसमें अलग अलग बता रखा है। ठीक है, तो ये सबसे अलग है। अब ये इन दोनों के मध्य में है ना एक लाइन है जो अपने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में एक लाइन है, एक रेखा है जिसके द्वारा ये अलग होती है, उसको सचर जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सचर जोन के द्वारा ये अलग होता है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। ठीक है, उसके बाद में महान हिमालय और मध्य हिमालय की बात करें तो इनके मध्य में की बात करें तो इनके मध्य में है मैन बाउंड्री थ्रस्ट, मैन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से स्थित है। ठीक है, या मैन सेंट्रल थ्रस्ट भी बोल सकते हैं इसको, मैन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ये एक जो रेखा उसको बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा ये अलग होती है। ठीक है, मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय इसके पास में ऐसे स्थित है। ठीक है, इसी के समानांतर दक्षिण में स्थित है, इसी के समानांतर। ठीक है, तो इसको भी अलग अलग कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, इसको भी अलग अलग कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले उत्तर में देखें तो है पीर पंजाल। कौन सी है? पीर पंजाल। उसके बाद में धौलाधर, मसूरी। उसके इधर ये सही दिशा बता रहा हूँ आपको, पीर पंजाल है, उसके पूर्व में धौलाधर है, उसके पूर्व में मसूरी है, उसके पूर्व में महाभारत है,
महाभारत जो नेपाल में है, और उसके बाद में नागटिब्बा ये भी महाभारत में है। तो ये दोनों ये दोनों नेपाल में हैं, ये दोनों नेपाल में हैं और ये अपने भारत में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में चलो मैं मैप निकाल लेता हूँ, उससे हम देख लेते हैं। अब वैसे तो आपको समझ में आएगा नहीं। ये देखो मैप की बात करें तो सबसे पहले हम मैप की बात करें तो देखो यहाँ पे ये जो हरी हरी लाइन दिखाई दे रही है आपको, हरी लाइन, ये जो इसी की बात कर रहे हैं अपन, ये जो हरी लाइन है इसी की बात कर रहे हैं हम। ये जो हरी लाइन है देखो अलग अलग लिख भी रखा है इसमें। ठीक है, मैंने नाम लिख रखा है इनका, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो पीर पंजाल है, कौन सी है? पीर पंजाल है। ये देखो पीर पंजाल ये वाली, उसके बाद में धौलाधर श्रेणी ये, उसके बाद में मसूरी ये तो तीनों है भारत में। फिर महाभारत श्रेणी है यहाँ पे है, और नागटिब्बा ये है। ये जो लाल वाली जो है ऊपर थोड़ी पिंक कलर की ये जो लाइन है ये आपको दिखाई दे रही है, ये था महान हिमालय। कौन सा है? महान हिमालय। और ये जो हरियर है अभी मैंने खींची है ये कौन सा है? लघु हिमालय है। कौन सा है? लघु हिमालय है। ठीक है, अब इसके मैप को यदि आप इसको ध्यान से देख लोगे ना तो पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर, और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, महान हिमालय वाली चोटियों की बात करें तो देखो सबसे ऊंची चोटी ये एवरेस्ट, ये लिखी हुई है मेरी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी है कंचनजंगा यहाँ पे, तीसरी है मकालू 8,481। ठीक है, एक मसालू के नाम से है। फिर धौलागिरी है 8,172, अन्नपूर्णा है 8,078, नंदा देवी है 7,817, बंदरपूछ है। ठीक है, तो बंदरपूछ और नंदा देवी हैं ये दोनों अपने कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। और बाकी ये सभी ये चारों नेपाल में स्थित हैं। कंचनजंगा की बात करें ये भारत में स्थित है। ठीक है, अब ये पूरी श्रेणी यहाँ तक फैली हुई है। अब मैंने बताया था किसके द्वारा अलग होती है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। उसके बाद में शिवालिक की बात करें, शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय ये जो नीले कलर वाली ये जो लाइन है ये है, तो पतली सी है ये। ठीक है, और आगे फिर अलग अलग टुकड़ों में बांट रखी है ये। ठीक है, तो आगे यदि स्थान के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में इसको डफला कहते हैं, बीरी कहते हैं, अबोर कहते हैं और मिसमी कहते हैं। ये यहाँ पे अलग अलग भागों में इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब वो महान हिमालय था वो आगे देर जाके फिर पटगोई बूम, नागा, लेमाटोल और मिजो इनमें विभाजित किया गया है। ठीक है, उस आगे म्यांमार में इसको अराकानियोमा बोला जाता है। ठीक, उसके बाद में ये ऊपर मैंने आपको बता ही दिए थे पहले, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और कैलाश ये किसके हैं? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। और ये महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय मैंने बता ही दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो भाग है नंगा पर्वत है, यहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बरुआ ये रहा, यहाँ पे नामचा बरुआ तक है। ठीक है, ये पाकिस्तान में इसको हिंदुकुश, सुलेमान और किरथर ये श्रेणियाँ हैं। ये जो सिंधु नदी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, शोक नदी है, वो लद्दाख के उत्तर में बहती है। ठीक है, अब इनको मैं आप नोट्स बना रखे हैं उसके हिसाब से हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नोट्स के हिसाब से हम थोड़ा रिवीजन सा कर लेते हैं। ठीक, तो देखो देश के कुल क्षेत्रफल का 10% भाग मैंने बता दिया उच्च पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जिनकी ऊंचाई लगभग है 2135 मीटर, और 3,021 के मध्य की कितनी है? 18.6% भाग पर फैली हुई है। 27% भाग पर पठार फैला हुआ है और 43% भाग पर शेष मैदान भाग है। ठीक है, भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें तो भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले बात करें तो विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, इसमें हिमालय पर्वत की बात करें तो यह नवीन वलित पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम में फैली सबसे लंबी श्रृंखला है। पूर्व से पश्चिम में फैली सबसे लंबी श्रृंखला मैंने बता दिया। यह श्रृंखला 6 देशों में, भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, कितने देशों में? 6 देशों में फैली हुई है। एवरेस्ट की चोटी की खोज किसने की थी? राधानाथ सिकंदर ने की थी, जो एक भारतीय था। एवरेस्ट चोटी की खोज किसने की थी? राधानाथ सिकंदर ने की थी। क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट आता है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हिमालय में स्थित हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ स्थित हैं? हिमालय में। यह नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है।
इसका आकार तलवार क्या करती है मैंने आपको बता दिया। यह लगभग 2500 किलोमीटर धनुषाकार या चापाकार 22 देशांतरों के मध्य 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। क्षेत्रफल बता पूछे तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर, देशांतर पूछ ले तो 22 देशांतरों के मध्य लंबाई पूछ ली जाए तो 2500 किलोमीटर है। इसका ढाल भारत की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल या नतोदर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स होगा और ये नतोदर होगा कॉनकेव, ध्यान रखना, इंग्लिश में याद रखना। इसके पश्चिम में विस्तार पाकिस्तान में आगे देखें तो हिंदू को सुलेमान और कीर्तसर मैंने बता दिया था। ठीक है, और पूर्व में की बात करें तो म्यांमार में अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। अब हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो हिमालय का निर्माण है वो सेनाजोइक महाकाल में हुआ था। अब कोबर ने अपना सिद्धांत दिया था इस पे, हिमालय की उत्पत्ति पर कोबर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय का विकास क्रमबद्ध घटनाओं के अंतर्गत 33 महासागर के अवसाद जमा होने से हुआ था। ठीक है, 33 महासागर में अवसाद जमा होने के कारण हुआ था। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें जो मध्य का जो भाग था, ये बाहर जो पानी था उसको तो बोला जाता था पेंथालासा, और ये जो भाग है इसको पेंजिया कहा जाता था, पेंजिया, जो प्रायद्वीपीय भाग था। ठीक है, उसके बाद में जब इसके दो भाग हो गए, महाद्वीपों की बात करें तो इसके दो भाग हो गए ना, तो यहाँ बीच में पानी भर गया था, यहाँ बीच में। ठीक है, पानी भर गया था तो इसको पानी वाले भाग को बोलते हैं 33 महासागर, 33 महासागर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो भाग था उत्तरी भाग, इसको अंगारा लैंड बोलते हैं, अंगारा लैंड। और ये जो भाग है इसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो भारत की बात करें तो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, अब हिमालय की बात करें तो जब ये बता रखा है इन्होंने कोबर ने कि अंगारा लैंड से भी नदियां बहती थी इधर और इससे भी, तो जब ये नदियां बहती थी तो पूरा यहाँ आके पानी जमा हो जाता था, और पानी जमा होने से अवशिष्ट पदार्थ जमा होने से यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, इनका कहना ये है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय का विकास क्रमबद्ध घटनाओं के अनुसार 33 सागर में अवसाद जमा होने के कारण हुआ था। इसके अनुसार हिमालय के स्थान पर पहले यहाँ 33 महासागर हुआ करता था, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। ठीक है, अब दोनों ओर से नदियों के बहाव के कारण वहाँ अवसाद जमा हो गए और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ये तो थे कोबर के अनुसार। अब एरियस क्या कहते हैं वो देखो, एरियस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टकराने से वलन क्रिया हुई थी, और वलन जिससे वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। अब देखो ये क्या बता रहे हैं कि जब एक तो थी इधर यूरेशियन प्लेट और इधर थी भारतीय प्लेट। ठीक है, जब ये इधर खिसकी तो इन दोनों में टकराव हुआ। टकराव होने के बाद में यहाँ पे ऐसे फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं इसको, वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। ठीक, ये कहना है एरियस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हिमालय के वर्गीकरण की बात करें तो 36 वर्गीकरण या भौतिक दृष्टि से मैंने 4 भागों में बता दिया था। ट्रांस हिमालय, जिसको परा हिमालय भी बोलते हैं, और ज़्यादा अधिक ये तिब्बत में है इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। यह सबसे उत्तर में है, इसे यूरेशियन प्लेट का ही भाग माना जाता है। इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, मैंने बता दिया। इसका भाग अवसादी चट्टानों का बना है। यह टर्सरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे। कौन से? टर्सरी युग से लेकर और कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखें, देखो इसको जो अपन बात कर रहे हैं परा हिमालय की या ट्रांस हिमालय की, तो इसको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया, 4 श्रेणियों में। सबसे उत्तर में कौन सी है? काराकोरम श्रेणी है। ये सिंधु और अशोक नदी के उत्तर में स्थित है, दोनों के उत्तर में स्थित है। इस पर भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, मैंने आपको बता दिया, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इस श्रेणी में भारत के सबसे बड़े हिमखंड सियाचन, इस पर व्याफो और बोल्टारो स्थित हैं। ये भारत के हिमखंड स्थित हैं इसके अंदर। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख है, मैंने बता दिया। यह सिंधु और इसकी सहायक शोक नदी के मध्य जल विभाजक का काम करती है। यानी बीच में तो लद्दाख है, इसके उत्तर में शोक नदी है और दक्षिण में सिंधु नदी है। लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च शिखर राकापोसी है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, मैंने आपको बता दिया। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के मध्य बहती है। ठीक, अब
लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में बहती है। लेह है वो सिंधु नदी के दाईं तरफ बसा हुआ है। लेह जो है शहर वो कहाँ पर है, सिंधु नदी के दाईं तरफ बसा हुआ है। लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। इधर फिर चलेंगे तो जास्कर श्रेणी और अंत में इधर कौन सी आएगी, कैलाश श्रेणी है जो तिब्बत में फैली हुई है। ये तो थी जो ट्रांस या प्राय हिमालय की बात है। अब आगे देखो, इसको दूसरा भाग है वृहद हिमालय या महान हिमालय, जिसको सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं क्योंकि सर्वाधिक चोटी ऊंची इसी में अंदर है। इसे हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, मध्य में है। हिमाद्री का मतलब ये हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसका आंतरिक भाग आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। मैंने बताया था ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट से। और जो साइड में बाहरी भाग है वो कायंत्रित अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, यानी हिमालय है ना वो सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय में 4 भाग हैं, चारों में सबसे ऊंची श्रेणी यही है। इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बर्मा तक है। पश्चिम में मैंने बताया था नंगा पर्वत से लेकर और पूर्व में नामचा बर्मा तक है। ये यहाँ पे सिंधु नदी है और इधर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये दे रखा नीचे, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2400 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबाई दे रखी है इसकी, 2400 किलोमीटर है। इस श्रेणी में विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटियां पाई जाती है, मैंने बता दिया। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और चौड़ाई कितनी देर की 100 से 200 मीटर तक है। इसकी 4 सबसे ऊंची चोटियां क्रमशः एवरेस्ट नेपाल में, मैंने बताया था कंचनजंगा है वो सिक्किम में है अपनी। भारत की यदि सबसे ऊंची, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो कंचनजंगा आएगा, भारत में स्थित, ठीक है। और भारत की पूछ लिया जाए तो भारत की है K2 माउंट, वो गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि वो POK में स्थित है इसलिए भारत की है, वो भारत में स्थित नहीं है। भारत की पूछे तो कंचनजंगा आएगा, ठीक है। मकालू, ठीक, नेपाल में है। और धौलागिरी ये भी नेपाल में है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखें तो इसकी अन्य महत्वपूर्ण चोटियाँ, उसकी ऊंचाई दे रखी है 8000, अन्नपूर्णा दे रखी है 8078 मीटर, नेपाल में है। नामचा बर्मा है तिब्बत में है 7756 मीटर। नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में 8126। नंदा देवी है वो 7817 मीटर। त्रिशूल, बंदरपूछ और बद्रीनाथ ये चारों कहाँ हैं, उत्तराखंड में है। नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ और बद्रीनाथ चारों कहाँ हैं, उत्तराखंड में है। एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है, ठीक है, चोमोलुंगमा। क्यों, इसको पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे पर्वतों की रानी चोमोलुंगमा। और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। गंगा व यमुना नदियों का उद्गम भी इस श्रेणी से होता है, ठीक है। हिमालय पर्वत, वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये किसके द्वारा अलग होता है, सचर जोन के द्वारा अलग होता है। इसको हिट्ज लाइन भी कहा जाता है, मैंने बता दिया। महान हिमालय की दक्षिणी पूर्वी शाखा, भारत की पूरी शाखा म्यांमार तक फैली हुई है, ये मैंने बता दिया। इसकी दक्षिणी पूर्वी शाखा भारत की पूरी सीमा पर यानी म्यांमार तक फैली हुई है। इसमें इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, पटकोइबुम, नागा, मिजो, अराकानियोमा, ये म्यांमार में, और ये चारों हैं, तीनों भारत में है, ठीक। आगे उसमें बात करें, तीसरा भाग है लघु हिमालय। लघु हिमालय है ये मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय के भी कहा जाता है। इसको मध्य में है इसलिए मध्य हिमालय, और हिमाचल में अधिक है इसलिए हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ये महान हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतरी फैला हुआ है। आप मैप में देख लेना, मैंने बनाया हुआ, पूरा आराम से समझ में आ जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर तथा चौड़ाई है वो 80 से 100 मीटर के मध्य है। इसे पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत और मसूरी, मैंने बता दिया 5 अलग अलग श्रेणियों में है, जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारती मसूरी ये तीनों भारत में हैं, और नागटिब्बा और महाभारती ये नेपाल में स्थित है। इसके निचले भाग में शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत ये पर्वतीय जो पर्यटक स्थल हैं वो यहाँ पे स्थित हैं। किसमें है, लघु हिमालय में। इसके ढालों वाले भाग में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मरग के नाम से, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है, ठीक है। कश्मीर में मरग के नाम से, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच पश्चिम में कश्मीर घाटी स्थित है। पश्चिमी भाग में देखें तो कश्मीर घाटी है जो पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य में है, और पूर्व में काठमांडुई घाटी है। पूर्व में कौन सी है, काठमांडुई घाटी स्थित है जो नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है, नेपाल में। हिमाचल में है वो कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ स्थित हैं। हिमाचल में कौन सी है, कांगड़ा व कुल्लू घाटी स्थित है।
मध्य हिमालय और महान हिमालय है वो मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, मैंने बता दिया था। ये दोनों के मध्य में क्या है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखें तो उप हिमालय ये है इतना। अब उप हिमालय की बात करें तो उप हिमालय देखो, इसे शिवालिक या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। हिमालय की यह सबसे दक्षिणी है, इधर ये बाहर की तरफ है। इसके बाद में गंगा का मैदान आ जाता है। यहाँ हिमालय की सबसे श्रेणी नवीनतम रचना है। सभी श्रेणियों में 4 जो हैं उनमें सबसे नई है ये, ठीक है। यह श्रेणी पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर और पूर्व में कोसी नदी तक है। पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर कहाँ तक है, कोसी नदी तक विस्तृत है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई दे रखी है 1000 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 10 से 50 किलोमीटर के मध्य। इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे गोरखपुर में ढूंढुआ और पूर्वी भाग में इसको चूरिया मुरिया कहा जाता है। गोरखपुर में तो ढूंढुआ कहा जाता है और पूर्वी भाग में कहा जाता है चूरिया मुरिया। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देना इस पे। अरुणाचल प्रदेश में इसको डाबला, बिरी, अबोर और मिश्वी, ये जनजातियों के हिसाब से दिए गए हैं चारों नाम। अरुणाचल प्रदेश में डाबला, बिरी, अबोर और मिश्मी कहा जाता है। मध्य व उप हिमालय के मध्य में है ना घाटी पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व में तो कहा जाता है द्वार, पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार, ठीक है, पूरी दिशा में, और पश्चिमी दिशा में दून कहा जाता है जैसे देहरादून, ठीक। यानी इन दोनों के मध्य में जो घाटियाँ पाई जाएंगी उनको पूर्व में द्वार कहा जाता है और पश्चिम में दून कहा जाता है। अब उप हिमालय और मध्य हिमालय है वो किसके द्वारा अलग होती है, मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। किसके द्वारा, मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये अलग होती है, ठीक है। ये आप मैप देख लेना और इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इसको साफ कर देता हूँ और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको बहुत ध्यान से देख लेना। सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, आपको मैप के हिसाब से समझ में आ जाएगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक बार इसको फिर दोबारा भी बता सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण।